तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में। पहले आप लोगों को बता दें कि ब्लू रेवोल्यूशन जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट पीसीएस के द्वारा लिए जाने वाले सारे एग्ज़ाम्स में उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग बात करेंगे आज ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में। ब्लू रेवोल्यूशन होता क्या है और इसकी शुरुआत कब की गई और ब्लू रेवोल्यूशन का अभी तक एक्चुअली क्या कौन कौन से अभी तक प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन सारे विषयों पे आज हम इस पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। तो नाम से ही स्पष्ट है, आप अगर देख पा रहे हों तो ब्लू रेवोल्यूशंस दैट मीन्स एक अगर हिंदी में कहा जाए तो नीली क्रांति। और नीली क्रांति होती क्या है, तो सबसे पहले ये देख लें कि ये जो ब्लू लिखा गया हुआ है इस शब्द का और इस वर्ड का मायने क्या है। तो अगर हम अपने अर्थ को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो जनरली हमें यह एक नीले कलर का दिखाई और प्रतीत होता है। कारण क्या है कि क्योंकि अर्थ के मैक्सिमम पार्ट पे पानी ही पानी है, जिस वजह से यह ऊपर से देखने पे यह ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ के किस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जनरली हम आज चर्चा करने वाले हैं फिशरीज़ के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा और भी सारे कंट्रीज़ हैं और वे कंट्रीज़ भी अपने जो उनका क्षेत्र का एरिया है एक्चुअली उन सारे क्षेत्रों पे उनके बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। जनरली हम आज बात करेंगे इंडिया के विषय में, अदर कंट्रीज़ के विषय में हम किसी और दिन हम चर्चा करेंगे और उस विषय पे हम बात करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है एक्चुअली वो कब की गई। तो ऐसा हमने देखते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन जो है इंडिया में 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और मेन पर्पस ये था कि हम अपने फिशरीज के प्रोडक्शन को कैसे हम डबल करें और इनलैंड और मैरीन दोनों को मिलाकर एक सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया था इस ब्लू रेवोल्यूशन के द्वारा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सिमिलरली हम ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर भी कि कैसे और किन तरीक़ों से फिश के प्रोडक्शंस को डबल करने की बात की जा रही है। उनके जो फिशरमैन हैं उनकी जो इनकम है उसको इनके माध्यम से कैसे डबल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ एक्चुअली, और उससे पहले हम ये बता दें कि इस ब्लू रेवोल्यूशन मिशन को अडॉप्ट करने का मकसद क्या था। तो सबसे पहले देखेंगे ये कि इस मिशन को अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा जो एम था और मोटो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हमारे एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और जो बेरोजगारी देखने को, अनएम्प्लॉयमेंट जो देखने को मिल रही हैं उस अनएम्प्लॉयमेंट को इसके माध्यम से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से और भी देखेंगे कि कैसे स्किल डेवलपमेंट्स जो प्रोग्राम्स हैं और कैसे इससे अटैच्ड हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और देखते हैं कि फिशरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन इंडिया। सॉरी, ये शायद ये आई थिंक पीपीटी में इनकमिंग वो गलती से शायद टाइप हो गया हो। तो फिशरी जो है एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए जो एक न्यूट्रिशनल फूड का एक बेस माना जाता है। काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स भी इनसे मिलती हैं और जो फिशरमैन होते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स भी है,
इनकम का सोर्स भी है। द सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अबाउट 16 मिलियन फिशर्स एंड फिश फार्मर्स एट द प्राइमरी लेवल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ अलोंग द वैल्यू चेन। अगर हम देखेंगे और सारे जो सेक्टर्स हैं उन जैसे फार्मिंग वगैरह हो गए, फिशरीज वगैरह हो गया, और भी सारे सेक्टर्स हैं, उनकी तुलना में जो फिशरी जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है वह इसमें जो लोग काम कर रहे हैं और जो फिशिंग का काम कर रहे हैं वो अप्रॉक्स जो है 16 मिलियन ऐसा देखा गया है। The marine fisheries sector is dominated by the socio-economically backward artisans and small-scale fishers whose lives and livelihoods depend on oceans and seas। हम देखेंगे कि जो भारत के जो नीचे का जो एरिया है, एक्चुअली हम देखेंगे गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो, जो कोस्टल एरियाज़ है, मैक्सिमम कोस्टल एरियाज़ में एक्चुअली जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो उनका ऑक्यूपेशंस होता है वो फिशरी होता है, और मोस्टली उनका जो डिपेंडेंसी, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो फिशरी पे ही डिपेंड होते हैं अपने इनकम के लिए। एमिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड द वेलफेयर ऑफिसर्स officers, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and the Dairying implemented a national scheme of welfare of fishermen। और इसके लिए यहाँ देख रहे हैं कि भारत सरकार ने नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर ऑफ फिशरमैन की शुरुआत की है, जो कि 5 ईयर्स तक, हम देखेंगे कि 2014 में इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया, 2014 के दिसंबर में इम्प्लीमेंट किया गया, लॉन्च किया गया, और लॉन्च करने में इनका जो एम उस समय इन्होंने, इनका जो बजट था वो अप्रॉक्स 3000 करोड़ का बजट था। तो ये 5 सालों के लिए यह प्लान्स मिशन को 5 साल के लिए शुरू किया गया था, और यह मार्च 2020 में इसका यह एंड हो रहा था। अभी देखेंगे हम कि और इसको प्रोत्साहित करने के लिए, इस प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए अभी कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम में भी चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, जिसमें इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो रखा गया है वो 20,050 करोड़, मतलब 20,050 रुपये करोड़ 5 सालों के लिए 2020 से 21 से 2024-25 तक रखा गया है। मतलब यह जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसमें यह 5 सालों के लिए शुरू किया गया, और इसमें 20,000 अप्रॉक्स रुपीज़ इस मिशन को चलाने के लिए भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया है। The ambitious schemes are sustainable and the responsible development of fisheries sector, but inter alia include some of the provisions of social security and welfare of fisheries and fish farmers। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो मेन मोटो एंड द एम्बिशंस जो है एक्चुअली गवर्नमेंट का ये है कि कैसे हम फिशरीज़ को बढ़ावा दें और फिशरमैन के जो उनकी जो इनकम है उसको कैसे हम डबल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि लाइवलीहुड एंड द न्यूट्रिशनल सपोर्ट। द सपोर्ट आर प्रोवाइडेड सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ट्रेडिशनल फिशेज फैमिलीज ड्यूरिंग द फिशिंग बैन लीन पीरियड। अब हम देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मतलब जो जिनका पूर्ण रूप से जो फैमिली जो होते हैं कोस्टल एरिया में, देखेंगे जो पूर्ण रूप से फैमिली जो होती हैं वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट होती हैं, तो इनकी जो सोशियो इकोनॉमिकल जो कंडीशंस होती हैं बहुत ही ख़राब हो जाती है कभी कभी ऐसे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी तूफ़ान आ जाने की वजह से इनका काम बाधित हो जाता है, वो काम कर नहीं पाते हैं। तो भारत सरकार ने इसके लिए इन लोगों को बहुत सारे ऐसे योजनाएं जो हैं वो असिस्टेंस कर सकते हैं उन्होंने दिया है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अंडर दिस कंपोनेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड ₹4,500 फिशरीज पर फिशरमैन, which includes ₹3,000 per fisher to be provided by the government and ₹1,500 to be contributed by the beneficiary for 3 months consisting of fishing ban and lean periods। जब मतलब कुछ ऐसे समय आ जाएंगे जब उनको बैन अगर कर दिया जाए
तो 3 महीने के लिए इनको असिस्टेंस जो रुपीज़ है, असिस्टेंस जो सहायता जो दी जा रही है वो 4,500 रुपये वो दी जा रही है, जिसमें से 3,000 रुपये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाएगी एंड ₹1,500 टू बी कंट्रीब्यूट बाय द बेनिफिशियरी, और जो इनके बेनिफिशियरी होंगे उनको वो 1,500 उनको दिया जाएगा। उनके द्वारा 1,500 उनके द्वारा इनको दिया जाएगा। तो और भी देखते हैं कि अंडर द कंपोनेंट ऑफ द इंश्योरेंस टू द फीसर्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर प्रोवाइडेड: ₹5 लाख अगेंस्ट द एक्सीडेंटल डेथ और द परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अगर किसी भी वजह से वो फेसिंग कर रहे हों और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इंश्योरेंस के तौर पर एक्सीडेंटल डेथ में इनको इंश्योरेंस के तौर पर 5 लाख रुपए इनको दिया जाएगा, और 2,50,000 फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। अगर किसी वजह से किसी तरीके से अगर संयोगवश कुछ ऐसा घटनाएं घट जाती हैं, किसी घटना में अगर वो पार्शियली डिसेबल्ड हो जाती हैं, तो इनको 2,50,000 की सहायता राशि इनको इंश्योरेंस के तौर पर इनको दिया जाएगा। इंश्योरेंस कवरेज फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट फॉर ए सम ऑफ ₹25,000, और किसी भी वजह से ऐसे कुछ होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इनको 25,000 की राशि भी इनको इंश्योरेंस के तौर पर दिया जा रहा है। अब लास्ट में ये देखेंगे कि ए सम ऑफ ₹369.55 करोड़ ऑफ सेंट्रल शेयर हैज़ बीन स्पेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम फ्रॉम 2017 to 18, 2021 to 22। ये भी देखेंगे, हमने देखा कि इस स्कीम को और भी प्रोत्साहित करने के लिए और चलाने के लिए गत वर्षों में 2017 से लेकर 18 तक और 2020 से लेकर 22 तक भारत सरकार ने 369.55 करोड़ की सहायता राशि भी उन्होंने जारी किया है, ताकि इस मिशन को सही ढंग से चलाया जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।